Hello friends, so this is the lecture number 7 of ray optics and optical instruments. तो यार आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यार जैसा कि रिफ्लेक्शन का मतलब तुम समझ रहे हो कि जब किसी भी एक स्मूथ सरफेस पर कोई भी एक लाइट रे आकर इंसिडेंट होता है और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है मींस नॉर्मल के साथ वो जितना एंगल बनाता है और जब वो उतना ही एंगल बनाकर वापस लौट जाता है तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. नाउ अब यहां पर समझो कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन. यार ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. ठीक है, सो नाउ सी लेट दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर. ओके, एंड लेट दिस इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस. ये क्या है, इंटरफेस पर नॉर्मल है. तो जब कोई एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर की तरफ जाता है तो क्या होता है, उस लाइट रे का डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है. लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यार जब कोई एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यार रिफ्रैक्शन के साथ साथ वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है. मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. मेरी बात को समझना कि जब कोई एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन में जाता है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्शन में भी टेक्स प्लेस लेता है. और इसी रिफ्लेक्शन को, इसी फेनोमेना को कि यार जब वो अपने ही ऑन मीडिया में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो देखो जैसा कि तुमको अभी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज में क्या है कि एक बाल्टी है, बाल्टी में मैंने पानी लिया और इसमें इमेज में तुमको दो लाइट दिख रहे होंगे, एक बाल्टी के सरफेस पर और एक पानी के सरफेस पर. ठीक है, मैंने क्या किया है, टॉर्च से लाइट पानी पे मारा है. मतलब मैंने लाइट एक जगह मारा लेकिन तुमको दो लाइट दिख रहे हैं. कहां दिख रहा है तुमको, एक लाइट और बाल्टी के सरफेस पे. मैंने टॉर्च मारा पानी पर लेकिन तुमको बाल्टी के सरफेस पर भी लाइट दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार जो मैं टॉर्च मार रहा हूं ना, मैंने जो टॉर्च मारा बाल्टी के सरफेस पर, पानी के सरफेस पर, क्या हो रहा है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके बाल्टी के सरफेस के तरफ जा रहा है. जिस कारण क्या हो रहा है कि हमें बाल्टी के सरफेस पर भी लाइट दिख रहा है. मतलब कि एयर से वाटर क्या किया, लाइट गया, लेकिन इसके सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके बाल्टी के सरफेस पर आ गया, जिस कारण हमें वहां पे भी लाइट दिख रहा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन. और यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाला बात है और ये है कि यार जो लाइट तुमको बाल्टी के सरफेस पे दिख रहा होगा ना, उसका इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो भी है वो बहुत कम है. जो एक टॉर्च से लाइट निकलता है उसका जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी होता है उससे बहुत कम है. तो यहां से भी क्लियर हो पा रहा है तुमको कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, उस लाइट रे का क्या हो रहा है, कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसलिए इस रिफ्लेक्शन को हम पार्शियल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे का कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी का पार्ट क्या कर जा रहा है, रिफ्रैक्ट कर जा रहा है. ठीक है, तो यार अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो नाउ सी लेट दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज नॉर्मल. Let this is medium 1, that is a rarer medium, and this is medium 2, that is denser medium. ठीक है, let this is ray 1, एक रे है जो ऐसे किया. अगर ये रेयर मीडियम है, दिस इज नॉर्मल, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन होगा वो, जो लाइट रे होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा. मैंने एक दूसरा, लेट दिस इज 1, मैंने एक दूसरा रे लिया, ये 2 है, अब ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, दिस इज 2. एक तीसरा रे गया, दिस इज 3, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेट दिस इज 3. लेकिन जब मैंने चौथा रे को भेजा ना, फोर्थ रे जब गया तो वो जो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस लिया वो इसी इंटरफेस के अलोंग लिया. मतलब कि ना तो वो इस मीडियम में रहा ना तो ये, वो एकदम इसके बीचों बीच रहा, इंटरफेस के अलोंग रहा. जब मैंने फोर्थ रे को भेजा तो वो कहां रहा, इसके अलोंग. अब देखो जब मैं फिफ्थ रे को भेजूंगा
तो क्या होगा, इस रे के कारण तो यहां पे चला, तो अब जो भेजूंगा उसके कारण क्या होगा, इधर ही होगा ना, इसके नीचे होगा। तो देखो, जब हम किसी भी लाइट रे को किसी भी एक सरफेस पर भेजते हैं और अगर सारे लाइट उसी अपने मीडियम में जब वो वापस लौट जाते हैं, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो देखो, ये जो फोर्थ रे गया उस कारण रिफ्रैक्शन जो हुआ वो रिफ्रैक्टेड रे किसके अलोंग है, इंटरफेस के। तो अब जो रे जाएगा वो इसके बाद ही जाएगा, इसके बाद ही जाएगा, मतलब क्या, इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। और अपने ही मीडियम में वापस लौटने का मतलब, कोई एक लाइट रे गया किसी सरफेस से स्ट्राइक किया और अपने ही मीडियम में वापस लौटने का मतलब, वापस लौटने का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन। मतलब कि अब यहां पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि ये रे जितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो जो रिफ्लेक्ट होगा रे वो भी क्या होगा रे, वो भी इतना ही एंगल बनाएगा रे। ठीक है, अब जब नेक्स्ट रे भेजोगे तो वो भी क्या करेगा रे, वो भी इतना ही एंगल, जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये वाला भी रे बनाएगा। यहां से और भेजोगे तो यहां से भी जाएगा, मतलब और बढ़ाते जाओगे तो इधर क्या होगा, और बढ़ते जाएगा। लेकिन इसके नीचे कोई भी रे नहीं आएगा। बात को समझ रहे हो, इसके नीचे कोई भी नहीं। अगर ये रे जो, अगर मान लो ये कौन सा, ये था, इसके कारण ये था, अगर इसके बाद वाले जस्ट रे के कारण, इसके बाद वाले जस्ट रे के कारण अगर कोई रे ऐसे आया है, तो अब इसके नीचे कोई भी रे नहीं आएगा। बाद बाकी का जितना भी रेज होगा ना वो ऊपर जाएगा, बाद बाकी का जितना भी रेज आएगा वो ऊपर जाएगा। देखो तो पहले ऊपर से नीचे आया, यहां तक आया, फिर इसके बाद डायरेक्ट यहां जंप किया, अब ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब पहले ऐसे आया, ऐसे डायरेक्ट जंप किया, और अब ये ऐसे आ रहा है। लेकिन इसके नीचे यहां पे कोई भी रे नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो भी लाइट पड़ेगा वो इधर के सरफेस पे पड़ेगा, इधर का सरफेस क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, इधर कोई भी लाइट रे नहीं पड़ेगा, इधर का सरफेस क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, सो अब एक चीज समझो, क्या हुआ कि ये वाला लाइट रे के कारण क्या हुआ, इंटरफेस क्या होगा। लेकिन अब जो लाइट रे जा रहा है, जो भी लाइट रे जा रहा है, क्या उसके कारण कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सारा का सारा क्या हो रहा है, टोटल का टोटल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मतलब इसके बाद का जितना भी रेज गया वो सारे रेज का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। मतलब मैंने जो रे भेजा वही रे रिफ्लेक्ट हो गया अपने ही ऑन मीडियम में, और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ सी, अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल एंगल। देखो, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, बहुत ही विकट परिस्थिति। ठीक है, मतलब कि भाई तुम ना तो इधर के रहे ना तो इधर के रहे, तुम बीचों बीच रह गए, तुम ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, तुम्हारा बहुत ही विकट परिस्थिति है। तो क्या होता है कि जब कोई एक लाइट रे किसी भी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, और मान लो एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से जा रहा है, एक रे है जो इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, और अगर उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, मतलब कि वो रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के अलोंग है, मतलब कि ना तो ये रे इधर का रहा ना तो इधर का रहा। तो बात को समझना, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसा रे जो वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से जा रहा है जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री है, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे आईसी से। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, it is that value of incident angle। इंसिडेंट एंगल का वो वैल्यू है ये जिसके कारण, फॉर विच, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट के कारण अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलेंगे
क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मतलब कि ये रे जो ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एकदम इंटरफेस के अलोंग हो जा रहा है, एकदम 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे रे भैया, क्रिटिकल एंगल। ये क्या था हमारा मीडियम 2, ये क्या था हमारा मीडियम 1। नाउ सी, अब जैसे समझो इसको हमने क्या लिया, आईसी से डिनोट किया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज 90 डिग्री। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन आई सी अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। क्योंकि इस लाइट रे को मोड़ने का काम कौन किया, मीडियम 1 किया, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अब देखो तो साइन आर का मतलब क्या, आर कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल्स टू n12। ठीक है, तो हम n12 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम n12 को लिख सकते हैं 1 अपॉन n21 इक्वल्स टू साइन आई सी, और अगर हम इसको पलट दें तो हम लिख सकते हैं n21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन। मतलब कि किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान सकते हैं अगर हमें, ठीक है, सॉरी, मतलब कि किसी भी मीडियम में हम ये जान सकते हैं कि कितने उसका क्रिटिकल एंगल होगा अगर हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान रहे हैं, तो कि यार कितने एंगल से हम भेजेंगे कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, ये हम लोग किसके हेल्प से जान सकते हैं, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, और यहां से एक चीज और क्लियर हो रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा कम होगा। ठीक है, वो तुम्हारा कम होगा। नाउ सी, सो राइट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन फॉर टोटल internal reflection. So write the first condition that incident ray must be from denser to rarer medium। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर डेंसर से रेयर होगा तब तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब डेंसर से रेयर जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। मतलब कि पहले इसके अक्रॉस कौन पहुंचेगा, इसके तरफ कौन पहुंचेगा, पहले ये वाला पहुंचेगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है इसलिए पहले रिफ्रैक्टेड रे इधर पहुंचेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो इंसिडेंट रे है वो क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम के तरफ होना चाहिए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बात को समझो, जैसे ये क्या था हमारा, तो दिस वाज द क्रिटिकल एंगल। तो यार देखो क्रिटिकल एंगल के नीचे का अगर कोई भी रेज जा रहा है तो उन सारे रेज का रिफ्रैक्शन होना ही है, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद का जो भी रेज जाएगा वो सबका सब किस में जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगा। मतलब कि इस रे के नीचे वाले सारे रेज रिफ्रैक्शन में भी टेक्स प्लेस करेंगे और रिफ्लेक्शन में भी, पार्शियल रिफ्लेक्शन में भी, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी रेज है उनका कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, उनका सिर्फ क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है। मतलब कि जो रे हमने इधर से दिया वही रे हमको उधर से मिला। ठीक है, अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार एकदम 100% ही हमको मिलेगा रिफ्लेक्शन होने के बाद, क्योंकि यार एकदम 100% किस केस में पॉसिबल है, आइडियल केस में।
तो ऐसा नहीं होता है कि जहां पे वो पॉइंट पे स्ट्राइक करता है वहां पे कोई तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता है, लेकिन इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, लॉस होता है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल लॉस होता है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल ही कर देते हैं। और एक तरह से हम कहते हैं कि हमने जो रे इधर से भेजा है, जिस एनर्जी के साथ भेजा है, उसी एनर्जी के साथ हमको वो वापस मिल रहा है, क्योंकि जो लॉस होता है ना वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, एंड जो मिरर के साथ रिफ्लेक्शन होता है ना, यहां पे एक लॉस होता है, और यहां पे जो लॉस होता है वो इसके लॉस से ज्यादा होता है। ठीक है, इसके लॉस से मिरर की जगह पे जो लॉस होता है ना, जो एब्जर्व होता है यहाँ पे एनर्जी, वो थोड़ा ज्यादा होता है, और यहां पे क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, सो हमने समझा व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन है कि डेंसर से रेयरर की तरफ ही डायरेक्शन होना चाहिए, और जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। नाउ अब यहां पे एक चार्ट देखो। ठीक है, सी दिस चार्ट, यहां पे क्या रखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल ऑफ सम ट्रांसपेरेंट मीडिया, कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियाज का यहां पे क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, जैसे कि वाटर, क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास, डायमंड। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। मैंने तुमको भी एक रिलेशन बताया कि यार अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, तो इसका क्रिटिकल एंगल है 48.75। यहां पे देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, यहां पे क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल घटा। यहां पे फिर से बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से फिर से घटा क्रिटिकल एंगल, यहां पे और बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पे और घटा क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल आपस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो रे को ना उतना ज्यादा बेंड कर सकता है, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ज्यादा रे को बेंड करेगा। ठीक है, उसमें उतना ताकत है बेंड करने का, और क्रिटिकल एंगल उसका उतना ही कम होता है। तो यहां पे एक चीज को समझना, यहां पे समझने वाली बात है, जैसे कि वाटर का, ठीक है, वाटर का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 48.75 एंड डायमंड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, हुआ दिया हुआ है 24.41। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लो कि फर्स्ट ये वाटर है और ये कोई रेयरर मीडियम है। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे कि हर डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जितना भी डिग्री है ना वो एक ना एक रे को शो कर रहा है। जैसे दिस इज 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री बना रहा है, ये 4 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से टोटल हमने क्या किया, 90 रेज ले लिया। मतलब कि हर डिग्री क्या कर रहा है, एक एक रेज को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है 19th डिग्री को, सॉरी 9, ये शो कर रहा है 89 वाला डिग्री, 89th रे को, ये शो कर रहा है 88th रे को। तो इसी तरीके से टोटल हमने कितना रेज इंसिडेंट किया, 90 रेज। अब देखो जो क्रिटिकल एंगल है वाटर का इतना है, 48.75 डिग्री है, और हमने क्या बोला कि हर डिग्री हर एक रे को शो कर रहा है। मतलब कि अगर हम इतने डिग्री से जितना भी कम रेज को भेजेंगे, मतलब इतने डिग्री से जितने भी कम डिग्री वाले रेज हैं उन सब का क्या होगा, उन सब का तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि कितना रेज का रिफ्रैक्शन होगा, 48 रेज, क्योंकि 48 रेज का मतलब क्या, ये टोटल 1 से लेकर 48 डिग्री तक ये रेज को डिनोट कर रहे हैं। तो 48 रेज का तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो दूसरे मीडियम में पास हो जाएंगे। लेकिन इस एंगल से जब हम ज्यादा एंगल वाले इंसिडेंट रेज को भेजते हैं तो उन सब का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि 90 रेज में 48 रेज का तो रिफ्रैक्शन हो गया, तो कितने रेज बचे? बचे 42 रेज। मतलब कि वाटर के केस में क्या हो रहा है, 42 रेज अपने ही ओन मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। मतलब कि इतने रेज के लिए क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर तुम डायमंड का देखो तो यार ये 24 के बाद ही जितने भी रेज है, 24 के बाद वाले जितने भी रेज है वो सबके सब किस में घुस जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। मतलब कि डायमंड के केस में 24 रेज का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन 66 रेज, क्योंकि 90 में से 24 गया तो 66 बचा, तो 66 रेज का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि ये सारे रेज अपने ही मीडियम में वापस घूम जाएंगे। तो क्या होता है कि डायमंड के अंदर, ठीक है, लेट दिस इज डायमंड, ओके। तो डायमंड में क्या होता है कि अगर कोई एक लाइट रे एंटर किया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर मान लो 66 रेज है इसके अंदर, तो जिसके अंदर जितना ज्यादा रेज उसका उतना ज्यादा इंटेंसिटी। सो इसी के कारण क्या होता है कि जो डायमंड होता है वो ज्यादा चमकता है, क्योंकि यार उसके ज्यादा ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम है, क्रिटिकल एंगल जो है वो बहुत कम है। जिसके कारण क्या होता है कि जब किसी भी एक सरफेस पे लाइट रे स्ट्राइक करता है तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लाइट रे अंदर में ही घूमते रह जाता है, अंदर में ही घूमते रह जाता है। तो क्या कि वो अंदर के लाइट को अंदर में ही घूमते रह जा रहा है। तो जितने भी 66 रेज है, जो भी रेज है वो अंदर में ही घूमते हैं। तो डायमंड के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा रेज होते हैं, जिसके कारण हमें ये शाइनिंग दिखता है। हमें ये कैसा दिखता है, हमें ये शाइनिंग दिखता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका बनावट ही ऐसा होता है कि जब इसके अंदर कोई एक रे जाता है तो फिर वो इसी के अंदर फंस के रह जाता है। ठीक है, सो यार आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जैसे कि मिराज हो गया, प्रिज्म हो गया, डायमंड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो देन प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड नहीं अच्छा लगे तो मत करना यार। बाय बाय, थैंक यू सो मच।